आज रात 8 बजे इंतजार खत्म हो रहा है आपका। 7 घंटे 58 मिनट 27 सेकंड बाद प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सबसे बड़ा इंटरव्यू आज रात 8 बजे आप देख पाएंगे। ये राउंड टेबल इंटरव्यू होगा और बेहद खास अंदाज इसका देखने को मिलेगा। अब बड़ी बात आपको बता दें, संदेश खाली हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी ने TV9 से कहा है, संदेश खाली की घटना जानकर आंसू आ गए, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। संदेश खाली के पीड़ितों की सरकार ने नहीं सुनी। बंगाल में नारी शक्ति पर नारी के साथ अत्याचार हुआ, बंगाल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वैसे बंगाल में हम लोग देखा जाए तो 50% 50% महिलाओं है वोटर्स के अंदर, और पिछले चुनाव में भी देखे हैं कि देश का महिलाओं ने बीजेपी को बहुत अच्छी खासी सपोर्ट दिया है। तो इस बार बंगाल के लिए स्पेशली ये संदेश खाली का जो भी हम लोगों ने देखा सुना, इसके बाद मोदी का गारंटी क्या है? अब जहाँ तक बंगाल का सवाल है, मैं मानता हूँ कि सुरक्षा एक सबसे बड़ा गंभीर मसला है। जिस प्रकार से संदेश खाली की घटनाएं घटी और जो दबी हुई कोई माता बहन अपने व्यक्तिगत जीवन में बाहर खुलकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती है। संदेश खाली में जिस प्रकार से मैं उन माताओं को मिलाता था, आंख में से आंसू निकल आते थे, सुनता था तो दर्द होता था। और पॉलिटिकली शेल्टर मिले और उस प्रकार से व्यवस्था हो, तब जाकर के बहुत बड़ी चिंता होती। और सरकार किसी भी हालत में उनकी बात सुनने को तैयार ना हो। हमने एक बहन बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में रहती, रेखा पात्रा जी करके, उनको हमने टिकट दिया है। साहब देखिए कैसे लोग हैं। मैंने रेखा पात्रा जी को टिकट देने के बाद फ़ोन किया कि मैं मिला था पहले उनको। मैंने कहा दीदी आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हम एक काम करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि रेखा दीदी के लिए 1 वोट तो देना है, लेकिन 1 रुपया देना है। तो मुझे रेखा जी कह रही है, नहीं नहीं साहब, मैं पैसा नहीं मांगूंगी, मैं पैसे नहीं मांगूंगी, मैं हाथ जोड़ के मांगूंगी कि वोट दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। साहब जिस बंगाल में ये नारी शक्ति हो, वो बंगाल देश को आगे ले जा सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि बंगाल में नारी शक्ति, ये नारी के द्वारा उत्पीड़न जो चल रहा है, उसका जवाब भी नारी शक्ति देगी और दिखाएगी कि एक नारी सत्ता पर बैठी है और ये जुल्म हो रहा है, दुख उसका है महिलाओं को। कोई एक सरफरा पुरुष बैठा होता और गड़बड़ होती तो महिलाएं कहती ये तो निकम्मा है। एक नारी के रहते होता है तो लोग नहीं सहन करते, और उसके कारण पुरुषों को भी दर्द होता है, पुरुषों को भी दर्द होता है, ये कैसे चल सकता है जी। और उसके कारण बंगाल में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन, मैं बिल्कुल एक समय इंतजार करना है, वो कुछ नहीं है जी, सब बना बनाया पड़ा हुआ है जी। और ये पूरा इंटरव्यू आप आज रात 8 बजे देख पाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर भी TV9 पर प्रधानमंत्री का बड़ा बयान आया। महाराष्ट्र की जनता भावना से बीजेपी के साथ है। महाराष्ट्र में विरासत और परिवार का झगड़ा चल रहा है। जो परिवार नहीं संभाल सकते वो महाराष्ट्र क्या चलाएंगे, जो परिवार संभाल नहीं सकते वो महाराष्ट्र क्या चलाएंगे, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। औरंगजेब की तारीफ करने वालों के साथ बाल ठाकरे का बेटा क्यों है। उद्धव आज सावरकर का अपमान करने वालों के साथ हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि शिवसेना वहां फूट चुकी है, एनसीपी फूट चुकी है, कांग्रेस के कुछ नेता इधर उधर जा चुके हैं। लेकिन शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, इनके पास एक इमोशनल या आप कहे भावनिक मुद्दा है कि पार्टी टूट चुकी है, घर टूट चुका है। आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पक्ष के सामने ये कि ये भावनिक मुद्दा जो है या इमोशनल कार्ड जो है? ऐसा है, मैं भी मानता हूं कि इस बार ये इमोशनल जो स्थिति है वो बीजेपी के पक्ष में है, युति के पक्ष में है। क्योंकि
बाड़ा साहब ठाकरे की शिवसेना हमारे साथ है, एनसीपी ऑफिशियली हमारे साथ है, और इसलिए लोगों को लगता है कि परिवार की सत्ता भूख के कारण बाड़ा साहब के सपने को क्यों तोड़ा इन लोगों ने। एक परिवार की भलाई के लिए, अपने बेटे को एस्टैब्लिश करने के लिए बाड़ा साहब की इतनी बड़ी विरासत। बाड़ा साहब तो शिव सैनिकों के लिए जीवन खपा दिया था, तो शिव सैनिकों के सम्मान के लिए जो शिवसेना काम कर रही है, जो बाड़ा साहब ठाकरे की शिवसेना है, वो आज हमारे साथ है। और इसलिए महाराष्ट्र का मतदाता भावना से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जहां तक शरद राव का मामला है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम ही नहीं है जी। वो कितना ही इसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम बनाए, महाराष्ट्र की जनता के गले कैसे उतरेगा। ये प्योरली उनका फैमिली प्रॉब्लम है जी, घर का झगड़ा है कि विरासत काम करने वाले भतीजे को है कि विरासत बेटी है तो बेटी को दे, झगड़ा उसका है जी। तो सिंपैथी के बजाय नफरत का वातावरण है कि भाई इस उम्र में परिवार को संभाल नहीं सकते हैं, वो महाराष्ट्र को क्या संभालेंगे। तो सारा इमोशंस हमारे पक्ष में है। और दूसरा, जो कालखंड में सरकार उन्होंने चलाई साहब, सारे काम भारत की पॉलिटिकल पार्टी की मूलभूत विचारधारा जो बाड़ा साहब ठाकरे गए उसके विपरीत की है। औरंगजेब की तारीफ करने वालों के साथ बाड़ा साहब ठाकरे का बेटा बैठे, ये गुस्सा भरा पड़ा है महाराष्ट्र में जी। सावरकर का अपमान करने वालों के साथ कोई बैठे तो लोगों के मन में दिखता है, बाड़ा साहब ने तो हमें ये कहा था, इनके बच्चों में सत्ता लालसा ऐसी आ गई। तो इमोशंस इस तरफ है, गुस्सा उनके सामने है जी। तो दक्षिण से लेकर महाराष्ट्र तक सब बातों पर संवाद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी9 के साथ। और एक बार फिर से याद दिला दें, 7 घंटे 50 मिनट 51 मिनट के बाद आप ये खास इंटरव्यू देख पाएंगे। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स खास अंदाज में राउंड टेबल इंटरव्यू आज रात 8 बजे देखना ना भूलें। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले गुजरात के आणंद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इसमें कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान में पार्टनरशिप है, कांग्रेस मर रही है, पाकिस्तान तड़प रहा है, पाकिस्तानी नेता कांग्रेस के लिए दुआ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान बेताब नजर आ रहा है। वहीं पाकिस्तान को घेरा है, कांग्रेस पाकिस्तान के मुरीद है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है, आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है।
देश के दुश्मनों को वैसी ही करप्ट सरकार चाहिए जो 2014 से पहले थी। देश के दुश्मनों को वैसी ही अस्थिर सरकार चाहिए जो 2014 से पहले देश में थी। मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है और न ही रुकती है, और तभी आज दुनिया कह रही है दुनिया के विकास को भारत ही गति दे सकता है। और आइए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कैसरगंज से एक बड़ी खबर आ रही है। करण भूषण सिंह हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। ब्रजभूषण सिंह के बेटे हैं करण भूषण सिंह, और करण ने ब्रजभूषण सिंह से आशीर्वाद लिया, अपने पिता से आशीर्वाद दिया। ब्रजभूषण के समर्थकों ने फिर जश्न भी मनाया है। सांसद जी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। ब्रजभूषण सिंह के समर्थकों की तरफ से नारेबाजी हुई है। पंकज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज झा, पंकज क्या कंफर्म माने इस खबर को, क्या फाइनल है करण भूषण सिंह को ही टिकट मिल रहा है बीजेपी उम्मीदवार के तौर पे? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार के एक सदस्य हैं जो बिहार से हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उनको खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने फोन पर इस बात की जानकारी दी है कि उनको बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से इस बात का मैसेज मिला है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह ही अभी कैसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं। उनके दो बेटे हैं, एक बेटे जो है प्रतीक भूषण, वो बीजेपी के विधायक है। उनको कहा गया है कि उनके बेटे करण भूषण बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इस बात के संकेत पहले से ही मिल रहे थे कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, उनके परिवार के किसी सदस्य को मिलेगा। उनकी पत्नी जो केतकी सिंह है, सांसद भी रही है, उनके नाम की भी चर्चा थी। लेकिन जिस तरीके से उनके घर पर जो चीजें हो रही हैं, करण भूषण ने जाकर के अपने पिता का आशीर्वाद लिया, वहां पर वो वीडियो भी आया हुआ है। उनके समर्थक लगातार सांसद करण भूषण जिंदाबाद के नारे वगैरह लगा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। उससे ये संकेत मिलता है कि शायद दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व से उन्हें इस बात के संकेत मिले हैं कि करण भूषण ही कैसरगंज से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज झा जानकारी देने के लिए। तो पंकज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट न दिया जाना और फिर ये संकेत मिलना कि उन्हीं के परिवार में से किसी एक सदस्य को मिल सकता है। बहरहाल इस खबर पर हम लगातार बने हैं, आगे अपडेट आपको देंगे। एक और बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को हटाया गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश पर, उनके ऑर्डर पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। नियमों के खिलाफ नियुक्ति के आरोप में ये एक्शन लिया गया है। तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर नियमों के खिलाफ नियुक्ति करने का आरोप लगा और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ये ऑर्डर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से आया है, आदेश आया है और इस पर कार्रवाई हुई है। दरअसल नियमों के खिलाफ नियुक्तियां हुई थी और इसी का आरोप लगा था तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर, नियमों के खिलाफ नियुक्ति करने का आरोप, और उसके बाद अब एक्शन लिया गया है। 223 कर्मचारियों को हटाया गया है। और आपको बता दें ये कार्रवाई क्यों हुई है, जो जानकारी मिल रही, जो वजह, बिना अनुमति और नियमों के खिलाफ नियुक्तियां हुई दिल्ली महिला आयोग में, ये जानकारी मिल रही है। वित्त और प्रशासनिक विभाग की अनुमति नहीं ली गई। इन नियुक्तियों का बजट 2 करोड़ से ज्यादा रहा। दिल्ली महिला आयोग के पास 40 कर्मचारियों की नियुक्ति का ही अधिकार है और साथ ही दिल्ली महिला आयोग कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्तियां नहीं कर सकता, ये जानकारी मिल रही है। और यही बहुत बड़ी वजह रही जो ये एक्शन हुआ है, बड़ा एक्शन हुआ है दिल्ली महिला आयोग में।